नमस्कार। आज फिर से मैं रजनीश सर के साथ हूं और कल हम लोगों ने बात किया था कि पीएचडी करने के लिए क्या नियम कानून है या एंट्रेंस कैसे होता है, सिनॉप्सिस क्या होता है, प्लस इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे जुड़े हुए कई और विषय मेरे मन में आया, ख्याल आया मुझे, और मुझे लगा कि इस पे कुछ और बात होनी चाहिए। तो आज मुझे लगा कि क्यों ना इसी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय यह हो सकता है कि पीएचडी में कोई अगर दाखिला लेना चाहता है तो उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा है या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छा है या स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छा है, और तीनों में क्या मूलभूत अंतर है और तीनों की क्या खासियत है। तो मुझे लगा कि डॉक्टर रजनीश कुमार पांडे सर से अच्छा कोई रिसोर्स पर्सन नहीं हो सकता, और वह इस कारण कि ये खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं, खुद 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का इनके पास अनुभव है। तो बिना समय को जाया किए हुए हम बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर रजनीश कुमार पांडे सर से। और रजनीश सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर अजय स्पीक्स में। नमस्कार। तो रजनीश सर, नमस्कार सर। थोड़ा सा पहले ये अंतर हमारे सुनने वाले देखने वाले को बता दीजिए कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्लस जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें क्या मूलभूत अंतर होता है। सर, काफी अच्छा विषय आपने उठाया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दूसरी बार मौका दिया और बहुत बढ़िया विषय आपने उठाया है। तो सर्वप्रथम मैं इसमें फिर से याद दूंगा कि कुछ बुनियादी बातों पर हमें सबसे कर लेना चाहिए कि जैसे आपने सर बोला कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम इस पे भी बात करेंगे। और उसके बाद मैं आपके इस प्रश्न को थोड़ा दूसरी तरफ भी मोड़ूंगा कि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात भी करेंगे, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों यूनिवर्सिटी आ जाती है। अब चूंकि आपने पहला प्रश्न किया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट, तो देखिए इसी की एक गाइडलाइन होती है पीएचडी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी बोलते हैं, वो एक गाइडलाइन जारी करती है पीएचडी की। और समय समय पर उसमें कुछ संशोधन भी होते हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी आते हैं। जैसे जब मैंने पीएचडी की थी तो 2009 में मैंने अपनी पीएचडी में इनरोलमेंट करवाया था और 2015 मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया। तो हमारे टाइम में 2009 का एक रेगुलेशन था जो बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन था, बहुत चर्चा उस पर जम के हुआ। मैं आपको कारण उससे बताऊंगा। और अभी 2018 का भी एक रेगुलेशन आ रहा है और नए सिरे से भी इस पे काम चल रहा है। हो सकता है भविष्य में और भी रेगुलेशन आए, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पीएचडी के लिए एक गाइडलाइन जारी करती है यूजीसी। यूजीसी में के पैनल में कुछ लोग होते हैं, कुछ विद्वत जन होते हैं जो बहुत सीनियर, देश के बहुत सीनियर एकेडमिशियंस होते हैं। वो एक गाइडलाइन जारी करते हैं और वो गाइडलाइन चाहे आप अपने पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें, स्टेट यूनिवर्सिटी से करें या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें, आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। अगर उस गाइडलाइन को कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉलो नहीं कर रही है तो उस पीएचडी की मान्यता नहीं होगी, उसको माना नहीं जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। तो एक गाइडलाइन है, सबसे पहले एक गाइडलाइन है जिसको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाले भी मान रहे हैं आज के डेट में, और गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी मान रहे हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज भी मान रहे हैं। तो ये एक बुनियादी बात है। दूसरी बात यह है कि पीएचडी में एडमिशन्स के लिए कई बार बच्चों के सामने कई प्रकार के विकल्प आते हैं कि क्या पीएचडी केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की जाए, क्या पीएचडी केवल स्टेट यूनिवर्सिटी से की जाए, या फिर पीएचडी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी की जा सकती है। मुझे लगता है अजय सर, आप इस सवाल सवाल के दायरे को थोड़ा और बढ़ा देंगे तो मैं इसको और बेहतर तरीके से बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे तो एक चीज समझ में आ गया कि चाहे पीएचडी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो या सेंट्रल से हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, वह सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है, सरकार के द्वारा प्रॉपर गाइडलाइन के द्वारा वो जांचा परखा जाता है। इसलिए अगर कोई कहीं से भी करे कोई दिक्कत नहीं है, यानी पीएचडी पूरी तरह से मान्य होगी, चाहे वह स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल हो या फिर या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप आज की तिथि में आपने जो अपनी बात रखी अभी आज के डेट में, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं वो मान्य होगी,
बशर्ते उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का प्रॉपर रिकॉग्निशन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी प्लान कमीशन का रिकॉग्निशन होना चाहिए। उसी प्रकार जो भी हमारी सांस्थानिक इकाई है, जो भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सांस्थानिक इकाई है, जो बहुत शीर्ष स्तर पर शिक्षा को नियंत्रित कर रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए नीति नियम बद्ध कर रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी रेगुलेशंस है उस पर काम कर रहे हैं, उसको मानना जरूरी है। फिर चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सबकी पीएचडी मान्य होगी। और आज की डेट में मैं बहुत सारे ऐसे पीएचडी स्कॉलर्स को जानता हूं, मींस ऐसे स्कॉलर्स रहे हैं जो पीएचडी कर चुके हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, और बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। उनके पीएचडी के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई खतरा नहीं है। दिमाग से इस बात को निकाल देने की जरूरत है। ये एक वहम है कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो वो मान्य नहीं होगी। जी मैं ये सवाल इसलिए जरूरी समझा क्योंकि कई जो अभ्यर्थी हैं या कैंडिडेट है या मेरे युवा मित्र हैं मुझे फोन करते हैं और उनके मन में एक कहीं ना कहीं शंका होता है कि प्राइवेट से करेंगे तो शायद उसका वैल्यूएशन नहीं होगा या पीएचडी मान्य नहीं होगा या कैरियर उनकी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मुझे लगा कि ये सवाल आपके सामने रखना चाहिए और मैं अपने सुनने वाले को साफ और स्पष्ट बता दूं कि चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो या प्राइवेट हो, अगर यूजीसी के द्वारा वो मान्यता प्राप्त संस्था है तो उसकी पीएचडी पूरी तरह से मान्य होगी। कहीं से कोई आधार नहीं बनता है कि उसकी पीएचडी मानक नहीं होगी। तो ये कुल मिलाकर ये बात जो अभी तक निष्कर्ष में आई, आगे जो बातें हैं पीएचडी से जुड़े हुए और हम करेंगे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि थोड़ी ऑडियो आपको बहुत अच्छी नहीं मिल पाएगी, थोड़ी नेटवर्क की इशू है और वीडियो का क्वालिटी हो सकता है लो, लेकिन हमारा जो पूरा फोकस है वो कंटेंट पर है कि कंटेंट की क्वालिटी बनी रहे जाकि आपको सहायता मिल सके। तो आगे जो मेरा परिचर्चा को बढ़ाते हुए अगला जो मेरा प्रश्न है रजनीश सर आपके सामने, वो बहुत ही मतलब बेसिक्स का सा क्वेश्चन है कि अगर किसी कैंडिडेट को चुनना हो कि वह स्टेट से करे या सेंट्रल से करे या प्राइवेट से करे तो किसका चुनाव करे? देखिए, इसमें भी कुछ बातें हैं जिस पर हमें काफी ध्यान देना है, क्योंकि भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति काफी अलग है। तो मैं दो स्थितियों पर बात करूंगा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। देखिए, कोई पीएचडी का कैंडिडेट सबसे पहले अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करता है तो जैसा आपको भी पता होगा क्योंकि आपने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपने पीएचडी की है कि आपको 8,000 रुपए फेलोशिप के तौर पे देंगे, जिसे यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप बोलते हैं। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। अमूमन 30-35,000 रुपए आप महीने में मिलेंगे आपको एमफिल या अपनी पीएचडी करने के लिए। ठीक ऐसे ही स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको कोई ऐसा वजीफा नहीं मिलने वाला है, कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ये एक बुनियादी फर्क है सेंट्रल और स्टेट में। मैं पहले ये बताऊं कि स्टेट यूनिवर्सिटी आपको फेलोशिप नहीं देती है। फिर भी जब मैंने पता किया तो भारत की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो समय समय पर कुछ फेलोशिप दे सकती हैं, लेकिन जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये कॉमन रूल है, मतलब सामान्य नियम है कि जिन्होंने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया उनको यूजीसी का नॉन नेट फेलोशिप मिलेगा और वो जेआरएफ के लिए भी योग्य है। जेआरएफ अगर निकालते हैं तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू उनका जेआरएफ चैनलाइज हो जाएगा। स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका जेआरएफ चैनलाइज हो जाएगा, लेकिन आपके फेलोशिप की गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर पे कि वो यूनिवर्सिटी समय समय पे आपको दे सकती है, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है, रीजन्स होते हैं। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज पर 6 महीने या 1 साल पर आपको कुछ पैसे देते हैं, कुछ फेलोशिप आपको पेड करवाते हैं, उन्होंने प्रोविजन बना रखे हैं। लेकिन बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज ने ऐसा प्रोविजन नहीं बना रखा है। अब आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप किसी प्रकार की फेलोशिप नहीं दी जाएगी अनलेस अगर उस विश्वविद्यालय के चेयरमैन या डायरेक्टर ने फेलोशिप न की। कई बार होता है कि कुछ टैलेंटेड बच्चे हैं और भी बहुत करते हैं, वो मोटिवेट भी करते हैं कि हमारे यहाँ अच्छा लो, अगर आप हमारे यहाँ पीजी में टॉप परफॉर्मर रहोगे तो हमारे यहाँ पीजी में आपको फेलोशिप मिलेगा। इस तरह की कुछ घोषणाएं, कुछ कंडीशन लगाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन मिल गया तो अगर आप हमारे यहाँ से पीएचडी करोगे तो हम आपको फेलोशिप देंगे, लेकिन अमूमन सबके लिए नहीं है और सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं करती है। हर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन एक मामला है कि वो यूजीसी के बनाए हुए गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। रजनीश सर से हमारा संपर्क टूट गया है।
शायद नेटवर्क की कोई इशू है। तो जैसा कि वो बहुत ही साफ और स्पष्ट बता रहे थे, मैं उसी बात को जारी रखते हुए मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप अगर करते हैं और किसी कैंडिडेट को अगर चुनाव करना हो कि सेंट्रल में से करे या प्राइवेट से करे, तो उसके लिए सबसे प्रायोरिटी सेंट्रल से ये फायदा उसको मिल सकता है। बाकी निर्णय तो उसका होगा कि आपको हर महीने 8,000 कहीं 12,000 की भी बात चल रही है। तो अगर आप नेट और जीआरएफ नहीं है तो आपको इतने पैसे मिलते हैं। उसके बाद अगर आप जीआरएफ है, केवल नेट है, तो वही 8 या 12 मिलेगा आपको। अगर आप जीआरएफ है तो आपको 30-35 हजार रुपया हर महीने के मिलते हैं। तो आपकी सुविधाएं बढ़ जाती है, अच्छा हॉस्टल मिलता है, कैंपस मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जबकि आप स्टेट में हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं तो इस तरह का प्रावधान नहीं है कि आपको हर महीने स्कॉलरशिप मिलेगा या 8,000 का या 12,000 का। लेकिन फिर भी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने प्रावधान में इस तरह की बातें डाल सकते हैं कि हो सकता है कि वह कुछ स्कॉलरशिप दे या कुछ हो सकता है, लेकिन वह सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं होता है। और वह भी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे निर्भर करता है। अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अलग अलग नियम और कानून होते हैं, इसलिए वह टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है या उसको एकदम मान्य कर चलना सही नहीं होगा। तो ये जो अजय सर, अजय सर बीच में टोकना चाहूंगा, आपका माइक ऑन नहीं है, सॉरी ऑन नहीं है क्या? एक बार जरा चेक कर लें। नेटवर्क कनेक्टिविटी आप अभी कट गए थे और आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो अभी आपकी आवाज आई है। अभी सही है, सही है। स्वागत है आपका। थोड़ी इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जैसा आपने बताया अभी पीएचडी को लेकर, काफी सही बात आपने की कि कोई कैंडिडेट, कोई अभ्यर्थी इसका चुनाव कैसे करे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कहीं भी पीएचडी करोगे तो भारत में आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कई बार हो सकता है कि फीस कम से कम 1 साल में 50,000 की। जब मैं पुणे में एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था तो वहां की फीस 50,000 रुपए थी, 1 साल में 50,000 रुपए। कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं, जहां की फीस 1 साल में 1 लाख रुपए है। लेकिन वही सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में फीस है वो काफी कम है। तो आपकी आर्थिक स्थिति भी कई बार ये तय करती है कि आप कहाँ से पीएचडी करना प्रेफर करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने उठाया कि एक कैंडिडेट का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उसकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है, भी कई बार डिसीजन मेकिंग में उसके लिए सहायता प्रदान करता है कि आप अपने पीएचडी एमईटी क्लाइंट्स जैसे संस्थान से करोगे, यूनिवर्सिटी से करोगे, या आप जेडीयू में जहां आपको बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी और हॉस्टल चार्ज भी काफी कम रहेगी। और आपकी आवाज की गुणवत्ता, जी आपकी आवाज की गुणवत्ता रजनीश सर काफी ये है, नेटवर्क की काफी इशू है। लेकिन फिर भी आप जो बातें बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक तो चुनाव का आधार बहुत ही साफ और स्पष्ट है कि एक आपका चुनाव का आधार यह हो सकता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए और आप चाहते हैं कि एक अच्छा खासा बड़े कैंपस में पढ़ें, एक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी व्यवस्था में पढ़े, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका चुनाव हो सकता है। लेकिन आप महानगर के चकाचौंध में पढ़ना चाहते हैं और बड़े शहर में पढ़ना चाहते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा है। साथ ही आप फैमिली के नजदीक रहना चाहते हैं तो शहरों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां से आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी छोटे शहर में है और वहां स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत शहरों में नहीं है, तो छोटे शहर में तो वहां आप स्टेट यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी कर सकते हैं। एक ये आधार है चुनाव का। दूसरा जो रजनीश सर बड़ा अच्छा बता रहे थे उसमें यह था कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करेंगे तो आपकी फी बहुत कम लगेगी। मतलब मुझे लगता है कि मैं खुद जब किया था तो 15-20 हजार से ज्यादा फी नहीं लगा था। लेकिन जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको 1 साल के 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक देना पड़ता है और पूरे पीएचडी के दौरान आपको 2.5 से 3-4 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। वो निर्भर करता है क्योंकि हर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसकी अपनी अपनी फीस होती है। जबकि स्टेट यूनिवर्सिटी का भी जो फी होता है वह भी बहुत हाई नहीं होता है, उसकी भी फी कम होती है।
तो एक यह आधार है छात्रों के निर्णय लेने का। और रजनी सर, मैं फिर से आपसे जुड़ना चाहूंगा, एक आधार यह भी है कि ड्यूरेशन क्या होता है, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि स्टेट यूनिवर्सिटी काफी लंबी समय लेते हैं, जबकि प्राइवेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना एक तौर तरीका है कि वो टाइम से ही पीएचडी आपको अवार्ड करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, छात्रों को जब निर्णय लेना हो कि किसमें एडमिशन ले, तो उसमें ये फैक्टर कितना काम करता है, टाइमिंग का फैक्टर? देखिए, एक चीज है कि भारत के अंदर जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं अमूमन, वो कोशिश करती है पीएचडी में कम से कम 3 साल आप अवश्य दें। कम से कम 3 साल दें अगर आपको अच्छा रिसर्च करना है। आप 5 साल भी दे सकते हो। मैंने पहले ही बोला कि हमारी आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि आपको फीस देना है और फीस कम नहीं देना है। 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख रुपए खर्च करने हैं। तो कई बार होता है कि 3 साल भी आपको मिनिमम देने हैं, कम से कम 3 साल आपको देने पड़ेंगे। और आप 5 साल भी दे सकते हो, है ना, आप 5 साल भी दे सकते हो। वही स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो क्योंकि वहां आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड होता है, अच्छा हॉस्टल मिल जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक बात ऐड करना चाहूंगा कि स्टेट यूनिवर्सिटीज फेलोशिप न देने के लिए हॉस्टल अच्छा देते हैं, आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर देंगे। तो उस केस में भी आप 4 साल या 5 साल ले सकते हो, वहां भी आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा ही कुछ नहीं है कि रजनीश आपको सर, 4 रजनीश सर, साल। एक आग्रह है आपसे, अगर आप अपना वीडियो ऑफ कर दें, केवल ऑडियो आने दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शायद ऑडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो अच्छा, आप, मैं देख लेता हूँ सर। हाँ, आप अगर वीडियो ऑफ कर दें जी, जी, क्योंकि मैंने वो वीडियो ऑफ शायद उसका प्रभाव पड़े। तो जैसा कि वो टाइम ड्यूरेशन पे बात हो रही थी, तो मैं अपने सुनने वाले को बता दूं कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं पीएचडी, तो ज्यादातर देखा गया है, हमारे साथ भी और भी कई मित्रों के साथ भी, कहीं टाइम का दिक्कत नहीं हुई। यानी कि 3 साल मिनिमम एक अच्छा पीएचडी है, एक अच्छे शोध के लिए समय लगता है। और 5 साल भी कोई दे सकता है, 4 साल भी दे सकता है। लेकिन आप कई स्टेट यूनिवर्सिटी इसलिए बदनाम है कि वह 7 साल लगा देते हैं और भी ज्यादा समय, कई बार आपका पीएचडी का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी लैप्स कर जाता है। तो इस तरह की शिकायतें कई बार स्टेट यूनिवर्सिटी से मिलता है। कई ऐसे मित्र हैं जो इस तरह के बताएं कि उनकी 6 साल में पीएचडी हुई है, 7 साल में हुई है। तो ये चेक करना चाहिए विद्यार्थी को या अभ्यर्थी को या स्टूडेंट को कि जहां से वो करना चाह रहे हैं किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो उसकी जो डिग्री अवार्ड करने की समय है वह टाइमिंग सही है या नहीं है, उसका जो करिकुलम है या कैलेंडर है वह सही है कि नहीं है। और रही बात प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी ऐसी शिकायतें कम मिलती है, क्योंकि प्राइवेट जो संस्था है वह समय के लिए थोड़ी जाने जाती है या उनकी पहचान उसलिए होती है, तो वहां भी आपको कभी सेशन वगैरह लेट नहीं होता या लंबा नहीं खींचता है। रजनीश सर, क्या आप मेरी बातों से? जी सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूं और मैं इसमें कुछ ऐड भी करना चाहता हूं। बिल्कुल सहमत हूं। और मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूं यहाँ कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनको छूट भी दिया जाता है। आप ये ना सोचें कि कोई महिला अगर 6 या 7 या 8 वर्षों में पीएचडी कर रही है तो उनकी पीएचडी लेट हो गई। कई बार अमूमन क्या होता है कि पीएचडी के दरमियान आपकी शादी हो गई या फिर अगर आप माँ बन गई, तो उस कंडीशन में आप लीव ले सकती हैं। उसका प्रावधान है, उसका प्रोविजन है, और उसके बाद आप पीएचडी कर सकती हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि आपका डाटा कलेक्शन में ज्यादा समय लगेगा, तो आपके गाइड के साथ आपका कैसा टर्म है ये भी डिपेंड करता है। और अगर आपका डाटा कलेक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है, उस दरमियान क्या होता है कि आपकी पीएचडी में थोड़ा लंबा समय लग जाता है, क्योंकि कई बार हम काफी एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं। जब आप काफी एक्सटेंसिव स्टडी करोगे, काफी डेप्थ में जाओगे किसी एक फील्ड में, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो 6 या 7 वर्षों की पीएचडी भी हमेशा यह बोल देना कि उस पीएचडी में जरूर कोई त्रुटि होगी या किसी प्रकार का समस्या होगी, ऐसा नहीं है। उस पीएचडी में भी कई बार गुणवत्ता उभर के सामने आती है। अमूमन 3 वर्ष कम से कम आपको देने होते हैं। आप 4 वर्ष में भी कर लो, 5 वर्ष में भी कर लो, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि अपने शोध से, अपने आंकड़ों से आप समझौता मत करो। अपने शोध प्रविधि से, अपने सैंपलिंग मेथड से आप समझौता मत करो, नहीं तो फिर आपकी पीएचडी अच्छी पीएचडी नहीं कहलाएगी। कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स कम टाइम में पीएचडी करने के लिए लेकर थोड़ी हड़बड़ी दिखाते हैं। हड़बड़ी दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर टाइम लो। और दूसरी चीज है कि अगर आपका गाइड के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट, तो डेफिनेटली पीएचडी बहुत अच्छी होगी। और एक बात मैं फिर से ऐड करना चाहता हूं, शायद वो अजय सर सवाल करें या ना करें, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि सर कोई भी कैंडिडेट पीएचडी करता है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या अब मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी उसमें ऐड कर रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका गाइड है
गाइड कितना जानकार है, गाइड के पास नॉलेज कितना है, और गाइड कितना स्टूडियस है। कई बार होता है कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आपको ऐसे ऐसे प्रोफेसर मिल जाएंगे जो हो सकता है आपको सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में ना मिले, और कई बार हो सकता है कि आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेसर मिल जाएंगे जो आपको सेंट्रल में ना मिलेंगे, और सेंट्रल में भी कई बार आपको ऐसे प्रोफेसर मिलेंगे जो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे किसी दूसरे गाइड के पास जाना चाहिए। मैं एक्चुअली में किसी गाइड का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक सीन बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं एक आर्टिकल इसी से रिलेटेड पढ़ रहा था, एक रिसर्च आर्टिकल, तो उसमें यही बताया गया कि पीएचडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके गाइड का आप पर भरोसा, आपका आपके गाइड के ज्ञान पर भरोसा, और दोनों का आपस में एक पॉजिटिव कोरिलेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप प्राइवेट से करो, स्टेट से करो, सेंट्रल से करो, ये मायने आज के डेट में नहीं रखता है, क्योंकि आने वाला समय यूजीसी द्वारा बताए गए मानदंडों, गाइडलाइन को चेक करेगा। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आपने पीएचडी किया है, कोई इशू नहीं है। जी सर। जी, तो बहुत अच्छा आपने बताया। तो इसमें जो डिले की बात थी वह यह है कि अगर कैंडिडेट और गाइड की सहमति से अगर 6 साल होता है, 7 साल, जो कि पीएचडी की गुणवत्ता को बढ़ाता है या उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, या जो रिसर्च है उसकी जो डेप्थ है उसको बढ़ाता है, नॉलेज को बढ़ाता है, तो ठीक है। लेकिन अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन कारण से हो रहा है, प्रशासनिक ढांचे की विफलता के कारण अगर देर हो रहा है, तो गड़बड़ है। तो इस तरह की जो शिकायतें वो स्टेट यूनिवर्सिटी से कई बार देखने को मिलती है, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इस तरह की शिकायतें नहीं मिलती है। अब एक और जो बात है, जैसे कोई कैंडिडेट तीनों यूनिवर्सिटी में कुछ हो गया कि एक आधार तो आपके लिए स्कॉलरशिप है, दूसरा आधार आपकी फी वगैरह है, तीसरा आधार आपका अपनी सहायता है या अपनी सरलता है कि आप अगर महानगर में है तो वहां अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सिटी है कोई, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादातर विद्यार्थी को ये कंफ्यूजन होता है या उन्हें ये लगता है कि कैसे पता करें कि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वैलिड है कि नहीं, क्योंकि वहां अच्छा खासा अमाउंट वो पैसा देते हैं, उनका समय जाता है, तो उन्हें लगता है ऐसा ना कि डिग्री फेक मिल जाए या डिग्री की वैलिडिटी ना हो। तो इसमें मैं अपना राय पहले रख देता हूं, उसके बाद मैं आपको सुनता हूं कि यूजीसी पे चेक कर सकता है कोई विद्यार्थी, उसमें लिस्ट होता है जो रिकॉग्नाइज्ड है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें स्टेट वाइज भी लिस्ट है, प्लस कौन सा डीम्ड है कौन सा नहीं है उसके आधार पर ही है। तो वो जो लिस्ट में जितने सारे नाम है, उसमें जिस यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम है और सरकारी यूनिवर्सिटी का भी जिसमें नाम है, उसकी डिग्री पूरी तरह मान्य है। आप कहीं भी दाखिला लेने से पहले वो लिस्ट देख सकते हैं, वो ऑनलाइन उपलब्ध है। जिसका नाम नहीं है, इवन यूजीसी फेक यूनिवर्सिटी का भी नाम अपना लिस्ट बना के दिखाती है जहां की डिग्री मान्य नहीं है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। रजनीश सर। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं इसमें एक बात पहले बोल देता हूँ कि आपने जैसे 6-7 वर्षों वाली बात को उठाया, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली में स्थित है, उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान बना रखे हैं कि अगर आप अपनी पीएचडी को 6 वर्ष तक भी ले जाना चाहते हो या आगे भी ले जाना चाहते हो, तो स्पेशल परमिशन, विशेष तौर पर विशेष आग्रह करने पर, विशेष निवेदन करने पर आपको परमिशन मिल सकता है, आपको उसकी आज्ञा मिल सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अब सवाल ये आता है कि जैसा आपने यूजीसी की वेबसाइट के बारे में बताया, तो बिल्कुल सही है, यूजीसी की वेबसाइट पे आपको यूनिवर्सिटीज का लिस्ट मिल जाएंगे जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। इवन यूजीसी वालों ने फेक यूनिवर्सिटीज के भी लिस्ट बना रखे हैं, तो आपको पहचानने में कहीं से संकट नहीं आएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, कौन सी यूनिवर्सिटी सही नहीं है। एक मैं और बात बताना चाहता हूं कि कई बार प्रशासनिक ढांचे के कारण या प्रशासनिक विफलता के कारण पीएचडी में देर होता है अमूमन, ठीक है। इस बात को मैं अजय सर के इस बात से मैं एग्री कर रहा हूं। हालांकि कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपकी पीएचडी में थोड़ा विलंब हो जाए। जैसे हमने अपने, जब मैं पीएचडी कर रहा था और मैंने कुछ लोगों को देखा, जैसे आप पीएचडी कर रहे हो और आपके गाइड का देहांत हो गया, या फिर आपके गाइड का ट्रांसफर हो गया, या फिर आपके गाइड को कहीं दूसरी जगह नौकरी लग गई, उस कंडीशन में थोड़ा डिले हो सकता है, टेक्निकल डिले हो सकता है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, धीरज रखें, पेशेंस के साथ काम करें, क्योंकि जब आप पीएचडी में इनरोल रहते हो तो ये डिपार्टमेंट और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कैंडिडेट के लिए सही गाइड प्रोवाइड करवाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अमूमन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कई बार क्या होता है कि कुछ उसके ढांचे के कारण, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बहुत सारे जो फैकल्टी होते हैं वो लगभग 3 साल 4 साल या कई बार 5 सालों तक नौकरी नहीं करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, फिर से एक दूसरी पीएचडी होल्डर को वहां जॉब मिलना और वो आपको पीएचडी करवाएगा। इस तरह की कुछ टेक्निकलिटीज के कारण क्या होता है, कई बार आपकी पीएचडी में कुछ डिले हो जाता है। लेकिन पीएचडी का जो पूरा ढांचा है, पीएचडी की जो मान्यता है, उस पर कहीं कोई सवाल नहीं है। कुछ तकनीकी बातें होती हैं जिसके कारण कुछ लोग ऐसी राय बना लेते हैं कि यहीं कहीं पीएचडी लेट हो रही है, कहीं पीएचडी पहले हो रही है। तो आप एक आम राय ना बनाए कि केवल प्रशासन के कारण ऐसा हो रहा है। कई बार मान लीजिए कि आपके गाइड काफी बीमार हो चले हैं,
वो इस स्थिति में नहीं है कि वो डिपार्टमेंट आ पाए, आपको गाइड कर पाए, उस कंडीशन में भी थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण होते हैं डिले होने के। प्रशासनिक विफलता एक कारण है, लेकिन अन्य भी बहुत सारे कारण हैं जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स को मैंने देखा कि जो पीएचडी कर रहे थे और अचानक क्या हुआ कि बुरी तरह बीमार पड़ गए और फिर वो 2 सालों या 1 सालों तक हॉस्पिटलाइज रहे। इस कंडीशन में उनकी पीएचडी में डिले हो गया, तो उसको तो आप प्रशासनिक विफलता नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो कुल तो मिलाकर मुझे रजनीश सर ये लग रहा है आपके बातचीत से कि पीएचडी जो डिग्री है वो हायर एजुकेशन का सबसे हाईएस्ट डिग्री है, और उसके बाद आप एक तरह से खुद डॉक्टरेट हो जाते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी आपको मिलता है, यानी आप खुद ज्ञान के क्षेत्र में उतर सकते हैं, पढ़ाते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। तो पीएचडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मतलब कि आप 3 साल से लेकर 7 साल का दायरा, 6 साल का दायरा, 5 साल का दायरा, और बीच में आपके तमाम चीजों के साथ फ्लक्चुएशन होता है। यानी शोध पर जो आप रिसर्च कर रहे हैं उस पर कोई असर ना हो, आपकी शोध जो है वो गुण परक हो, उसमें क्वालिटी हो, तो ये सारी आपके लिए सहूलियतें ही हैं एक तरह से। क्या? हाँ जी रजनी सर। बिल्कुल 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 सर, सही, आपने बिल्कुल सही बताया। और इसमें मैं एक बात और बोलूंगा कि देखिए, आप किसी भी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं ना, जैसे ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था है, उनकी अपनी शिक्षा व्यवस्था है, अमेरिकन सिस्टम अपना है। जैसे अमेरिका के अंदर जनरली क्वांटिफिकेशन पे ज्यादा जोर है, ब्रिटेन के अंदर क्वालिटेटिव स्टडी पर ज्यादा जोर है। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारे नए नए क्षेत्र उभर के सामने आ रहे हैं, अभी इमर्जिंग कंडीशन में है, तो हम लोगों ने क्या किया है, मिक्स अप्रोच बना रखा है रिसर्च का। मैं 2-3 बातें बता देना चाहता हूं आप लोग जो भी हमारे सुनने वाले हैं कि पीएचडी को लेकर देखिए घबराए नहीं। एक बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूं, हाँ थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जो आपको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री मिलेगी ना, जिसको हम बोलते हैं कि दर्शन, फिलॉसफी का मतलब दर्शन है, तो वहां प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि पीएचडी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही क्यों लिखा है, डॉक्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिखा, जी जी। डॉक्टर ऑफ हिंदी क्यों नहीं लिखा, डॉक्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन क्यों नहीं लिखा। मैंने ये सवाल एक रजिस्ट्रार से किया था जो एक प्रोफेसर भी थे, तो उन्होंने इसका आंसर दिया कि दरअसल आप किसी भी फील्ड में जब बहुत इंडेप्थ स्टडी करते हो, बहुत हायर स्टडी करते हो ना, तो आप उसके दार्शनिक पहलुओं पर बात करने लगते हो। आपका ज्ञान एक ऐसे रेंज में चला जाता है, आपका ज्ञान सर्वोच्चता तक पहुंचता है, जो बाद में दर्शन से जुड़ जाता है। जैसे गणित का भी एक दर्शन है समाज में, उसी तरह समाज विज्ञान का एक दर्शन है, जी कानून का भी कुछ दर्शन है, पत्रकारिता का भी कुछ दर्शन है। तो दर्शन का मतलब यहाँ फिलॉसफी नहीं है, दर्शन का मतलब है ज्ञान का एक शीर्ष स्तर छू लेना। जी इसलिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बोला गया है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करोगे मतलब उसके ज्ञान के शीर्ष स्तर को छू रहे हो, इसलिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बोला जाता है। जी। बाकी पीएचडी को लेकर कुछ इस तरह की समस्याएं आती हैं, प्रशासनिक विफलता या तमाम तरह की चीजें, उसके लिए सबसे बेटर मैं एक तरीका बता रहा हूं। अजय सर, आप सवाल करेंगे उससे पहले आप एक बार यूनिवर्सिटी विजिट करें, जिस डिपार्टमेंट से पीएचडी करना है उस डिपार्टमेंट को विजिट करें, वहां के डीन से मिले, एचओडी से मिले, प्रोफेसर से मिले। और मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं क्योंकि मेरा अपना अनुभव है जीवन का, अजय सर का अनुभव है, आपको कुछ ऐसे प्रोफेसर्स मिलेंगे, कुछ ऐसे गाइड मिलेंगे जो सही सूचना और सही माहौल से अवगत कराएंगे। विद्यार्थी संभव हो तो वहां से विद्यार्थी भी मिल जाएंगे। बिल्कुल वहां कुछ शोधार्थियों से भी आप मिले तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। आज के डेट में सोशल मीडिया है, न्यू मीडिया है, सारी चीजें वेबसाइट पे अवेलेबल है, फोन नंबर्स हैं, आप पर्सनल मीट कर सकते हो, आप उनसे जूम मीट कर सकते हो, आप उनके घर, आप उनके ऑफिस जाके मीट कर सकते हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आपको पीएचडी के बारे में कोई भ्रामक सूचना देके भटका देगा। क्या कहते हैं अजय सर? नहीं नहीं, बिल्कुल सही। और आपने जो रास्ता बताया है बिल्कुल व्यवहारिक और प्रैक्टिकल रास्ता है। प्रैक्टिकल यानी कि एक तो यूजीसी के साइड से आप चेक ही कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी वह डिपार्टमेंट कितना अच्छा है और उसकी गुणवत्ता क्या है, वहां पर कितने छात्र पहले से पीएचडी कर चुके हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, तो इस तरह की तमाम जानकारी आप एक बार अगर आप चले जाते हैं डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी, आपको सब पता चल जाता है। थोड़ा मेहनत करना चाहिए, है ना। और बड़ी डिग्री है, बड़ी बिल्कुल इस मामले में है कि बिल्कुल 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 इसके बाद अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ कि कई मित्रों से बात होती है तो उनका कहना होता है कि अगर प्राइवेट से मैंने डिग्री लिया तो उसके बाद नौकरी में उसकी वैलिडिटी होगी कि नहीं, या प्राइवेट की डिग्री लेकर अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूँ, तो उसकी वैलिडिटी स्वीकार की जाएगी कि नहीं की जाएगी। ये तो उन्हें कंफ्यूजन नहीं होता है कि सेंट्रल से या स्टेट से लेके जाऊंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो मुझे कंसिडर किया जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन, वो जानते हैं। लेकिन उनको ये कंफ्यूजन होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अगर डिग्री है पीएचडी का तो वो गवर्नमेंट में कंसीडर किया जाएगा या नहीं। जी रजनीश सर। हाँ सर, मैं इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। देखिए, मैं एक उदाहरण पहले देता हूँ आपको, मैं एक उदाहरण देके समझा बता रहा हूँ।
पहले जब लोग इंजीनियरिंग करते थे, मैं थोड़ा दूसरे क्षेत्र में तो सरकारी कॉलेज से पढ़ते थे, उस समय भी एक धारणा बनी थी कि जिन्होंने सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग की है वही टैलेंटेड होते हैं। लेकिन आज का जो भारत की जो आप वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, आज का अगर आप कॉन्टेम्पररी प्रासंगिक स्थिति देखें, कॉन्टेम्पररी सिचुएशन, तो बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, गुरुग्राम जैसे सेंटर हैं जहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई कर चुके छात्र आज लाखों में अपने वेतन कमा रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, उनका अच्छा डेवलपमेंट है, इवन वो फॉरेन भी जा रहे हैं जॉब करने के लिए। तो क्या होता है कि कोई क्षेत्र जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, तो शुरुआती दौर में इस तरह के डिस्कशंस आते हैं कि आपने प्राइवेट से पीएचडी किया है तो उसका वैल्यू नहीं होगा, आपने गवर्नमेंट से किया तो उसका ज्यादा वैल्यू होगा। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की पीएचडी इमर्जिंग कंडीशन में है, अभी वो निकल के सामने आ रही है। एक बार जो हमारा हम जो धरातल है, उस धरातल पे जब आप बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी होल्डर्स को देखेंगे, और जब एक इंटरव्यू में आपको लगेगा कि एक कैंडिडेट है और उसके बगल में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ कैंडिडेट है, और जब उनकी बातचीत में आपको लगेगा कि संभवतः हो सकता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला अच्छा परफॉर्म कर दे, ठीक है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाला अच्छा परफॉर्म ना करे, मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, ऐसा हो रहा है, देयर मे बी ए प्रोबेबिलिटी, ऐसा हो सकता है। तो ये डिस्कशन शुरुआती दौर के हैं अजय सर, हर फील्ड में उम्र ऐसी बातें होती हैं। जब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, तो लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट वाले ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और प्राइवेट वालों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बच्चे पढ़ाई करके पैकेज पे है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वालों को वैसा पैकेज कई बार नहीं मिलता है। तो इस तरह की धारणाओं से आप बाहर आए, और क्योंकि हमारा विषय थोड़ा नया है, इस बात को स्वीकार करें, हमारा विषय थोड़ा नया है, तो इस तरह की कुछ चुनौतियां आएंगी और कुछ ऐसे भ्रामक जानकारियां लोग मार्केट में फैलाते हैं, समाज में फैलाते हैं, हमें उससे बचना चाहिए। सही शिक्षक से संपर्क करें, यूजीसी के गाइडलाइन को चेक करें, सबसे बड़ा मानक आधार वही है, उससे बड़ा कोई आधार नहीं है। जैसे भारत का संविधान हमारे लिए एक आधार है, उसी तरह यूजीसी के गाइडलाइन हमारे लिए एक आधार है। अगर उसको कोई चैलेंज कर रहा है तो मुझे लगता है ये मुश्किल है। जी बिल्कुल। अजय सर बताएं। मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि अगर आप डिग्री प्राइवेट से लें, गवर्नमेंट से लें, अगर वो यूजीसी के द्वारा मान्य संस्था है, तो आप वाइस वर्सा कहीं चले जाएं, यानी कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री है पीएचडी की, आप गवर्नमेंट में अप्लाई करें, वो पूरी तरह से वैलिड है। किसी कोई आधार नहीं बनता कि आपके कैंडिडेचर को खारिज किया जाएगा। उसी प्रकार से आप प्राइवेट से डिग्री लिए, प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हैं। और हमारे खुद कॉलेज में कई ऐसे शिक्षक हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए हैं, उसके बाद भी वो जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह के विचार मन में नहीं लाना चाहिए। और आप पीएचडी कहीं से भी करें, उसकी डिग्री पूरी तरह वैलिड है, बशर्ते कि वह संस्था यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब इससे पहले कि मैं आगे बातचीत करूं रजनी सर, मुझे लगता है कि अगले प्रस्तुति में हम लोग फिर से किसी दूसरे विषय कैरियर से जोड़कर पीएचडी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक ही बार बातचीत अगर करते हैं तो काफी लंबा खिंच जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा बोझिल हो जाता है। तो अगर और आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो विषय तो आप एक दृष्टांत मैं रखना चाहूंगा, एक दृष्टांत। वो दृष्टांत ये है कि जब मैं बैंगलोर में नौकरी कर रहा था एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो आप सुन के चकित रह जाएंगे कि बहुत सारे लोगों से मैं मिला जिन्होंने अमेरिका से, न्यूजीलैंड से पीएचडी कर रखी थी, और उनका चयन निजी विश्वविद्यालय था। जब मैं उनसे पूछा कि आप कहाँ नौकरी करना चाहते हो इंडिया में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उन्होंने क्या बोला कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नौकरी करना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने बोला मैं दोनों में जहां मिल जाए वहां नौकरी करना चाहता हूँ। तो अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, आपका सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन और परसेप्शन दोनों बदल रहा है, ठीक है। तो इसका कारण कई बार क्या होता है कि हम जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, या फिर हम जब उस जोन में नहीं होते हैं, पर्टिकुलरली जहां बहुत सारे रिसर्चर्स या पीएचडी होल्डर्स होते हैं, तो हम बाहर से ही बहुत सारी भ्रामक जानकारियां बनाते रहते हैं। आप एक बार उस पीएचडी स्कॉलर्स के जोन में जाएं, तब आपको सही सूचना जरूर मिलेगी। और मैं एक और सुझाव दे दूंगा सुनने वालों को, सोशल मीडिया पे, फेसबुक आज के डेट में, और लिंक्डइन एक सोशल मीडिया की साइट है, लिंक्डइन एक एप्लीकेशन है और उसकी साइट भी है, आप उस पर जरूर जाएं। उस पर रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन होते हैं, उस पर रिसर्च स्कॉलर्स का ग्रुप होता है, उन्होंने अपना एक अच्छा खासा फोरम तैयार कर रखा है। आपके पास कोई भी इस तरह के सवाल हो, प्रॉब्लम्स हो, हेजिटेशंस हो, किसी भी तरह के रूमर्स से जूझ रहे हैं, आप वहां अपनी बातों को रखें, वहां बहुत सारे लोग आपकी मदद को आगे आ जाएंगे। बस इतना ही बोलना था। शुक्रिया अजय सर। ठीक है सर, तो इसी के साथ मैं अपने श्रोता बंधु से और दर्शकों से अनुमति चाहूंगा। साथ ही मैं रजनीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद भी
उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और आपका भी धन्यवाद, हमारे श्रोता का भी धन्यवाद। और ये समय हो गया है कि वीडियो ये प्रस्तुति अंत की जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया सर, धन्यवाद।